हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टडी क्यों, लाइफ का हर एक जो भी चीज़ है आपकी बहुत अच्छी चल रही होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ और मैं यहाँ पे तुलसी माता को जल अर्पण कर रही थी और उसके बाद जो है यहाँ मैं सूर्यदेव को जल अर्पण कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें या फिर बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं कि हमारे डेली रूटीन में नहीं शामिल हो पाती। हम चाहते भी हैं कि हो जाए, पर बहुत सारी ऐसी अच्छी आदतें होती हैं जिनको हम शामिल करना चाहते हैं, पर वो हमारी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। पर अगर धीरे धीरे ही हम उस चीज़ को करना स्टार्ट करते हैं तो हम उस चीज़ में सफल हो जाते हैं और वो हमारी आदत में शामिल हो जाती है। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह पहले नहीं करती थी, पर हाँ मैंने अब अपने जो है रूटीन में धीरे धीरे ये सारी चीज़ें डालना स्टार्ट किया, पूजा वगैरह करना, तो अब मेरी हैबिट हो गई है। तो अभी जो है मैं आ गई हूँ नीचे और ये है मेरी एनसीईआरटी की कुछ बुक्स जो मैंने आप लोगों को दिखाई। धीरे धीरे ही सही, पर मैंने कितनी सारी मतलब बुक्स पढ़ ली हैं। और अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर में लेके चलो कि आज ही मुझे ये चीज़ें कंप्लीट कर देनी हैं या फिर ये किताब तो इतनी मोटी है मुझसे नहीं हो पाएगी, ये बिल्कुल नहीं सोचना। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी कुछ चीज़ करोगे तो आगे चल के उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा ही होने वाला है। तो आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस स्थिति में हो, आप वहीं से स्टार्ट करो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो आप तो थोड़ा ही दो, पर स्टार्ट ज़रूर करो। तो बातें तो इतनी हो गई, पर मैंने अभी आप लोगों को अपना इंट्रो नहीं दिया है और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, पर जो न्यू जुड़ते हैं चैनल से उनको नहीं पता होता है, तो मैं अपने बारे में उनको बता दूं कि मेरा नाम नेहा है और मैं अभी जो पढ़ रही हूँ ये एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रही हूँ। और एनसीईआरटी जो है वो सारे एग्ज़ाम से में पूछे जाने हैं, आप सभी को पता है। तो मैं किसी प्रॉपर एग्ज़ाम को नहीं बता सकती हूँ कि मैं किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बस हाँ, एक चीज़ मैं बता सकती हूँ, मैं जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं मैं सभी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कहीं कहीं एक्स्ट्रा पूछी जानी है और कहीं कहीं नहीं पूछी जानी है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में जो है वहाँ पे सीडीपी नहीं पूछी जानी है, और अगर मैं डीएसएसबी की बात करूँ तो वहाँ पे सीडीपी का सबसे अहम रोल है। तो कुछ सारी चीज़ें मतलब ऐसी हैं, कुछ चीज़ें कि जो थोड़ा बहुत डिफरेंट हैं, बाकी तो सब्जेक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं जो है हिस्ट्री पढ़ रही थी। हिस्ट्री जब मैंने कंप्लीट कर दिया तो मैं यहाँ पॉलिटी पढ़ रही हूँ और मैंने 6 to 8 की सारी एनसीईआरटी जो है वो पढ़ ली है अच्छे तरीके से, और अब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया है। तो अगर आप कभी भी एनसीईआरटी एक बार पढ़ना शुरू करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में आएंगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो समझ में नहीं आने वाली हैं। एक बार अगर आप रीड करोगे तो ज़रूरी नहीं कि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से लर्न हो। आपको बस इतना करना है कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। तो आपका अगर एनसीईआरटी का बेस आपका स्ट्रांग हो गया तो आप समझिए क्योंकि आपके जीएस का जो पोर्शन है वो आपने 60 to 70% कंप्लीट कर लिया है। अगर 6 to 8 की एनसीईआरटी आपने कवर कर ली, अच्छे तरीके से आपने लर्न कर लिया, तो यहाँ पे मैंने 6 to 8 की एनसीईआरटी एक बार कंप्लीट कर ली है और अभी जो है मैंने रिवीजन स्टार्ट किया है। तो अभी 6 क्लास की एनसीईआरटी मैंने दोबारा से रिवीजन मतलब स्टार्ट किया। तो मैं जो भी पढ़ूंगी इसका पर चैप्टर, जैसे आज मैंने एक चैप्टर पॉलिटी का ख़त्म किया तो अभी मैं इसको अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी। जोग्राफी अगर मैं एक चैप्टर पढ़ूंगी तो उसको भी अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी। ऐसे जो भी मैं डेली का डेली पढ़ूंगी वो सारी चीज़ें अपने कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया करूँगी, तो आप लोग को भी हेल्प हो जाएगी और चीज़ें हाईलाइट हैं तो आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं मतलब जो भी शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं अपने आसपास ही, अगर मैं जहाँ के लिए एलिजिबल रहूँगी वहाँ अप्लाई करूँगी। बहुत ज़्यादा मतलब दूर भी मुझे नहीं जाना है और मैं सोचती हूँ कि हमारी यूपी में अगर वैकेंसी आ जाए तो क्या ही कहना, पर स्थिति आप सभी को पता ही है कि वैकेंसी का हाल क्या है और कितने टाइम से नहीं आई है। ये जो है आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि यूपी में जितनी बुरी हालत एक भावी शिक्षक की है उतनी शायद किसी की नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि हम लोग कितना परेशान है। कितने टाइम पहले हम लोगों ने डीएलएड बीएड किया और राजनीति के चक्कर में कभी बीएड को बाहर किया गया, कभी यहाँ कभी वहाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो है वो राजनीति के अंदर आने लगी हैं, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, सब कुछ। और उससे अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तो जो भी हम एस्पिरेंट हैं, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब उन सब चीज़ों से प्रभावित होती है।
हम लोग इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम होता है तो टाइम से होगा नहीं, अगर टाइम से हुआ तो पेपर लीक हो जाता है, और अगर पेपर लीक हुआ तो फिर कुछ टाइम लग जाता है पेपर होने में। और अगर मान लीजिए कि टाइम से पेपर कंडक्ट करवा लिया गया, पेपर लीक नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ ऐसा उसमें हो जाता है कि वो कोर्ट में फंस जाती है वैकेंसी, फिर 1-2 साल या फिर और भी ज़्यादा लग जाता है उसको वहाँ से क्लियर होने में। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं हमारे यहाँ कि हाँ, बस ये फेसेस जो हैं उससे सभी एस्पिरेंट को गुजरना ही है। तो हम लोग लगे हुए हैं, मेहनत कब सफल होगी ये तो नहीं पता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने नियर अबाउट अगर कहीं भी वैकेंसी निकलती है तो अगर मैं एलिजिबल रहूँगी तो मैं वहाँ के लिए अप्लाई करूँगी और अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। और ये सारी कुछ बातें थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। और अभी जो है मैं यहाँ एनसीईआरटी पढ़ रही थी, तो मैंने जो है हिस्ट्री और पॉलिटी एक ही चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और फिर यहाँ मैं बिहार स्पेशल पढ़ रही हूँ, और ये द ऑफिसर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल से पढ़ रही हूँ। और जो भी हैं जो TRE 3 का री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या जो TRE 4 की प्रिपरेशन कर रहे हों, उन सभी को जो है द ऑफिसर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल के बारे में पता होगा, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा फेमस हैं BPSC की तैयारी कराने के लिए। और मैंने इनका कोई पेड बैच नहीं लिया है, बस इनके जो भी चैनल पे मैराथन थी तो वहाँ से मैंने बिहार स्पेशल जो है वो अपने कॉपी में नोट करना स्टार्ट कर दिया है। और जो भी मैं जैसे पढ़ूँगी आगे आप लोगों को बताऊँगी। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मैंने बिहार स्पेशल वहाँ से नोट की हैं। और BPSC ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर भी आउट कर दिया है, आप सभी अपडेट होंगे अगर तो आप सभी को पता ही होगा। और TRE 3 का जो री एग्ज़ाम होना है वो जून में होगा, और TRE 4 भी जो है वो 24 अगस्त को एग्ज़ाम होना है। तो जिनका तो री एग्ज़ाम है वो लोग तो लगे ही होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पर जिनका TRE 4 मतलब जिनको देना है, अगर आप लोग अभी भी मतलब बहुत ऐसे सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम है, तो भूल जाइए, क्योंकि अगस्त में एग्ज़ाम है 24 अगस्त को, और टाइम कब निकल जाएगा, कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और मैंने तो TRE 3 का फॉर्म नहीं फिल किया था, और आप लोगों को बताया भी था, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको मैंने बताया था कि किस रीज़न से मैं नहीं कर पाई थी। पर हाँ, अगर सब कुछ लाइफ में ठीक ठाक रहा मेरे, तो मैं TRE 4 जो है वो ज़रूर देने जाऊँगी, और अपना 100% देने की कोशिश तो करूँगी ही। पर जो मेरा मेन फोकस है वो मेरा सुपर टेट ही है, यूपी सुपर टेट, पर यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। मैं सोचती हूँ मेरे पास एक जॉब हो, कहीं भी हो, बस एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए मेरे पास। और इसके लिए मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ, अगर मुझे कहीं जाना है पेपर देने बाहर भी, तो मैं जाऊँ और मेरा कहीं भी सिलेक्शन हो जाए। उनका भी ये है कि कोई ये नहीं है कि हाँ यूपी में ही हो, पर अगर अपने यहाँ होता है तो वो एक अलग लेवल की ही खुशी होती है। और फैमिली से दूर कहीं और जाके रहो तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो अभी तक मैंने एनसीईआरटी में जो कुछ पढ़ा है वो आप लोगों के साथ मैं अभी कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी। मैंने एक चैप्टर हिस्ट्री के और पॉलिटी के अभी पढ़े हैं, और आगे मैं जो है अभी ज्योग्राफी भी एक चैप्टर पढ़ूंगी। पर ज्योग्राफी मैंने लगभग 6 चैप्टर तक अपने कमेटी पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, तो ज्योग्राफी तो अभी नहीं, और बाकी जो है पॉलिटी और हिस्ट्री मैं अभी फर्स्ट चैप्टर जो है अपने कमेटी पे पोस्ट कर दूँगी शाम तक, आप लोग देख लीजिएगा उसको। और जब अभी दोपहर का मतलब जितना मेरा रूटीन था वो कंप्लीट हो गया, स्टडी और बाकी जो भी था सुबह का, तो उसके बाद फिर अभी दोपहर के 11 बज रहे थे, मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ मैं लंच प्रिपेयर करने लगती हूँ। क्योंकि जो है जो भी मेरे व्यूवर्स हैं रेगुलर, उनको पता है कि सुबह मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, उसके बाद जो है दोपहर को मैं लंच बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बिज़नेस है, हमारे यहाँ किसी को जॉब पे जाना नहीं होता है। तो अभी दोपहर की 11 बज रहे होते हैं और मैं किचन में आ जाती हूँ यहाँ पे लंच बनाने के लिए। और एक हाउसवाइफ एस्पिरेंट जो होती है ना, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। अगर आप एक नॉर्मल हाउसवाइफ हैं तो भी आपकी लाइफ क्रिटिकल है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं ये नहीं कहती, पर हाँ, अगर आप एक एस्पिरेंट भी हैं उसके साथ साथ तो आपकी ज़िम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपको जो है घर का काम भी करना होता है, एक हाउसवाइफ के दायरे में रह के, उसके बाद फिर आपको अपनी स्टडी को भी टाइम देना होता है। तो आप जो है फिजिकल थकान के साथ साथ वो मेंटल जो है थकान भी हो जाती है एक एस्पिरेंट को। और अगर आप जो है इस बीच मैंने बहुत सारी मतलब लेडीज़ को देखा है कि हाँ, घर के काम उसके बाद पढ़ाई को वो लोग टाइम नहीं दे पाती है, क्योंकि वो फिजिकली ही इतना थक जाती हैं कि वो जो है पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाती हैं। पर मैं कहूँगी कि अगर आप काम करने के बाद, काम अपने ख़त्म करने के बाद अगर आप आधे घंटे 1 घंटे का टाइम आपको मिलता है तो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए, पढ़िए। हाँ, मैं एक चीज़ मानती हूँ कि एक एस्पिरेंट जो है, एक हाउसवाइफ एस्पिरेंट जो होती हैं, उनको जो है घर के कामों के साथ अगर पढ़ाई करनी होती है, वो फिजिकली थकान के साथ मेंटली भी थक जाती हैं।
मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि उनको अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। तो अगर आप 1 घंटे रेस्ट करते हो तो आप आधे घंटे रेस्ट करो। अगर आपको प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं मिल रहा है तो लेकिन आप अपनी पढ़ाई को ज़रूर कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें अपने मुकाम पे ले जाएगी। हमें अपने पैरों पे खड़े होने में, सफ़र बनाने में पढ़ाई का एक अहम रोल है। तो पढ़ते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किप नहीं करनी पढ़ाई बिल्कुल भी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।